ओके, सो टॉपिक है आपका बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स, थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जेपीएससी मेंस का। तो इस पर डिस्कशन करता है। तो सबसे पहले इसमें तीन चीज़ है। तो पहले कॉन्सेप्ट है, ओके, दूसरा हॉटस्पॉट है, और तीसरा जो सब पार्ट है उसका थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं ना। कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले डेफिनीशन आएगा। ओके, जैसे बायोडाइवर्सिटी का अगर डेफिनीशन बोलेंगे तो वैसे तो बहुत सारा डेफिनीशन मिलेगा। एक यूएन का ऑफिशियल डेफिनीशन है। ओके, 1992 में एक यूएन का अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। तो यहाँ ये बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन किया गया था कि बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेरिएशन अमंग लिविंग organisms for different source, including terrestrial, marine, and desert ecosystem and ecological complexes of which they are a part. This includes diversity with species, between species, and of ecosystem. Okay, तो ये ऑफिशियल डेफिनेशन है, ये एज इट इज़ है, ये कुछ चेंज नहीं है। या फिर अगर हम इसको इन जनरल अगर हम बोलेंगे ना, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी लाइक लिविंग थिंग्स हैं, उसमें आपका एनिमल्स आ जाएगा प्लस प्लांट्स आ जाएगा। तो ये सारे को बोलेंगे आपका, इनमें जितने भी वैरायटीज़ है वो सारे आ जाएगा आपका बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया डेफिनेशन। दूसरा ये चीज़ है कि जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ना, ये किसने दिया? तो ये हो जाएगा वाल्टर देन जी रोजन। ओके, वाल्टर जी रोजन, ये है आपका 1985 में इन्होंने दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट है ओके, सो नेक्स्ट आता है जैसे कि अब जितने भी टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, उसमें या फिर स्पेशीज़ में जो 70% एनिमल्स है, ठीक है, इसमें से 30% आपका ये प्लांट्स में आ जाएगा। ठीक है, प्लांट्स प्लस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और एनिमल्स में से जो सबसे जो ज़्यादा है ना, वो एंथ्रोपॉड्स है। एंथ्रोपॉड्स ये इनका मैक्सिमम नंबर पे है। एंथ्रोपॉड्स या फिर जो इंसेक्ट्स वगैरह सब होता है, ठीक है, जैसे कॉकरोच वगैरह, उनका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इसको पाई चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो अराउंड ये हो गया आपका एंथ्रोपॉड, एपी, और बाकी में सारा आ जाएंगे, जैसे कि हो गया जैसे मोलुस्का। ओके, साइंटिफिक नेम है क्रूस्टेशियम, फिर अदर एनिमल ग्रुप्स। तो ये हो गया एनिमल्स का पार्ट। देन प्लांट्स में, ओके, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा फंगाई आएगा। ओके, ये हो गया फंगाई का, ये मैक्सिमम यहाँ पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, या फिर बोल सकते हैं कि या फिर नंबर वाइज में भी ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर और बाकी सब आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, फिर एल्गी आएगा, पेट्रिडोफाइट्स अलग अलग, फिर ये तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और एक देख लेते हैं वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, जो फिशेस वगैरह, जो बर्ड्स वगैरह, उसमें जो सबसे ज़्यादा है ना, वो आपका अराउंड 50% ये फिश आता है। ठीक है, बाकी में जो मैमल्स आता है, फिर बर्ड्स है, फिर जो सांप वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह है। ओके, मैक्सिमम यहाँ पे फिश आएगा वर्टिब्रेट्स में। तो ये तो ओवरऑल डेटा हो गया कितना ये है। ओके, जस्ट कंपैरिजन है। अब इसका लेवल्स देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में कितने कितने टाइप के लेवल्स होते हैं। तो लेवल के हिसाब से टोटल बायोडाइवर्सिटी में 3 लेवल्स होते हैं इसमें। सो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें टोटल आपके 3 लेवल्स आएंगे। एक हो गया आपका जेनेटिक,
दूसरा हो गया स्पेशीज, स्पेशीज के टर्म्स में, और तीसरा हो गया ये इकोसिस्टम के टर्म्स में। ठीक है, तो जेनेटिक ये बोलता है कि ना जितने भी स्पेशीज है, जितने भी लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस है। ओके, जीन के बेसिस में अलग अलग सबका अलग अलग जीन है, जैसे ह्यूमंस में भी अलग अलग सबका जीन है, और उसी जीन के हिसाब से हम इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंगली हम अडेप्ट करते हैं। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन है, इट इज़ कंसर्न विद अ वेरिएशन इन द जीन्स with a particular species. Genetic diversity allows species to adapt to changing environment such as different climatic conditions. Okay, जीन्स के बेसिस पे यहाँ पे वेरिएशन होता है। और वैसे ही जो स्पेशीज है, ओके, द मीनिंग ऑफ स्पेशीज इन बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन इन डिफरेंट स्पेशीज विद इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, अलग अलग जो स्पेशीज होता है, ओके, तो उनके बीच में जो वेरिएशन है वो हो गया स्पेशीज के रूप में। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका ईस्टर्न घाट। ओके, इधर हो गया आपका वेस्टर्न घाट। ओके, द प्रेजेंस ऑफ amphibian species in the western ghat is the presence of greater amphibian species in western ghats in respect of the eastern ghats। ठीक है, जो भी amphibians है ना, या फिर जो भी species है, कुछ species ना यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, as compared to the eastern ghats। तो इस तरह से वो स्पेशीज़ के रेस्पेक्ट में है। और नेक्स्ट हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वही है कि जो अलग अलग मतलब जो इकोसिस्टम होता है। ओके, बेसिकली इसको हैबिटेट भी बोलता है। ओके, तो हैबिटेट जनरली ये जैसे क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, और जो भी जोग्राफिकल एरिया है उसके बेसिस पर जो डिफाइन किया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल एक होता है इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है वैसे ही देन कोरल वाला एक होता है, या फिर मैरीन वाला जो होता है। ठीक है, तो एरिया स्पेसिफिक यहाँ पे है। ओके, तो एरिया स्पेसिफिक जो भी वेरिएशंस है वो सब आपका इकोसिस्टम वाले पार्ट में आएगा। ओके, तो ये तो हो गया लेवल्स का बात। फिर नेक्स्ट होगा फिर नेक्स्ट हो गया कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो इसका टोटल 3 तरीका है। ठीक है, ए में हो गया स्पेशीज का रिचनेस, दूसरा में हो गया इवनेस, EVENESS, और तीसरा और एक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डाइवर्सिटी इंडेक्स। ये बहुत सारा वैसे इंडेक्स आपको मिलेगा नेट पे। ऐसे एक वैसे इंडेक्स है सिम्पसन का, SYMPSON। ठीक है, तो रिचनेस, सबसे पहले रिचनेस का देखो। ठीक है, तो रिचनेस जो है, स्पेशीज का जो रिचनेस है वो एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। ओके, ये एक क्वालिटेटिव है, ये वाला जो है क्वांटिटेटिव को मेजर करता है। ओके, सो रिचनेस इट इज़ एन क्वालिटेटिव मेजरमेंट। ओके, जो इसके अंदर रिचनेस के अंदर फिर 3 आता है अगेन, अल्फा, देन बीटा, देन गामा। ठीक है, और वैसे ही क्वांटिटेटिव के अंदर आता है ये डेंसिटी आता है। ओके, और वैसे ही कुछ फ्रीक्वेंसी आता है। ओके, ना अल्फा वाला क्या डिनोट करता है, अल्फा डेंसिटी, ये डाइवर्सिटी ये डिनोट करता है ना, जैसे विद इन द कम्युनिटी कितने स्पेशीज है। ठीक है, एक कम्युनिटी के अंदर में कितने स्पेशीज है, या फिर एक इकोसिस्टम के अंदर में कितने मतलब तरह के स्पेशीज है। ओके, ये डिनोट करता है अल्फा। वैसे ही बीटा डिनोट करता है कि दो अलग अलग कम्युनिटी या फिर दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में कितने डाइवर्सिटीज़ है। ठीक है, वैसे ही गामा डिनोट करता है कि जितने भी सारे इकोसिस्टम है उनके बीच में कितने मतलब डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो गामा डिनोट करता है। ओके,
फॉर एग्जांपल एक इससे हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, हम यहाँ पे 3 ये बना रहा है, एक ये वाला एक 3 अलग अलग टाइप का बना रहा है। ओके, इसमें 2 गोला बना दिया और एक इस तरह का एक रेक्टेंगल बना दिया, और यहाँ पे बना दिया एक ट्रायंगल। ठीक है ना, इसमें अल्फा बोल रहा है कि विद इन द कम्युनिटी। ठीक है, तो सपोज ये वाला पहला 3 अलग अलग कम्युनिटी है, तो इसमें कितना हो जाएगा अल्फा, अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 3 स्पेशीज है, तो अल्फा हो जाएगा आपका 3। ठीक है, वैसे इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2 ही स्पेशीज है। ठीक है, ये जो सर्कल दिख रहा है वो एक ही है बेसिकली। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 2। वैसे ही यहाँ पे तो एक ही है, तो अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अल्फा का हो गया ना। बीटा का कैसे करेंगे, बीटा में 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शन या फिर उसका डाइवर्सिटीज को बताता है, बेसिकली डाइवर्सिटीज। तो इन दोनों के बीच में देखेंगे तो बीटा कितना हो जाएगा, टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स हो गए इसमें, ऐसे 1 2 सर्कल वाला 3 और 3 ही है। ठीक है, बीटा यहाँ पे हो गया 3, वैसे ही इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा 1 2 3, ये बीटा इक्वल टू 3, और वैसे ही आपका इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, ट्रायंगल और ये वाला मतलब 3 हो गया, ये बीटा यहाँ पे हो गया 3। ठीक है, तो ये मतलब कंपैरिजन बता रहा है एक दूसरे के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में। तो बीटा हो गया ना, गामा में हमें सारे को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, गामा में जस्ट सारे को कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये ट्रायंगल हो गया और ये वाला हो गया और ये वाला, मतलब कि टोटल 3 ही टाइप का लिए हैं, तो गामा हो गया 3। ठीक है, तो इससे निकल के आ गया अल्फा बीटा गामा तीनों निकल के आ गया। ठीक है, वो बिना कौन की थी, आप उसको एक्सेस नहीं कर रहे हो इस पे ऑनलाइन क्लास के लिए? क्या चाहिए, बिना कौन की? ये वाला जो है रिचनेस वाला क्लियर है ना, ये कैसे हम कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा। तो यही रिचनेस में जो नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स को जस्ट कैलकुलेट करता है। ठीक है, विद इन अ इकोसिस्टम, एक ही इकोसिस्टम में अल्फा होगा, अगर 2 इकोसिस्टम को ले रहा है तो बीटा होगा, और सारे इकोसिस्टम को ले रहा है तो फिर गामा होगा। ओके, फिर सेकंड आता है इवनेस वाला। ठीक है, तो इवनेस ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए। इसमें ऐसे 3 है, जो पहला है पहला है परसेंटेज कवर, दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी, और तीसरा है स्पेशीज का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब ये वो बताता है ना कि किसी एरिया में कितने स्पेशीज है, मतलब इट मेजर्स द abundance ऑफ स्पेशीज इन एन एरिया। ठीक है, कितने मतलब ज़्यादा है, बेसिकली डेंसिटी को बताता है। ठीक है, कितने ज़्यादा है कितने कम है, वो चीज़ को वो मेजर करता है, ये इवनेस वाला पार्ट। फिर वैसे ही नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इंडेक्स बाय सिम्पसन। तो ये इसमें दोनों आ जाएगा, रिचनेस प्लस देन इवनेस, ये बेसिकली दोनों चीज़ को ये मेजर करता है। ठीक है, तो एक अगर अच्छा डाइवर्सिटी के लिए अगर हम बोलेंगे कि फॉर अ गुड डाइवर्सिटी, फॉर अ गुड बायोडाइवर्सिटी, ये रिचनेस और इवनेस दोनों हाई होना चाहिए। ठीक है, और फॉर अ पुअर बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि सपोज वहाँ पे स्पेशीज बहुत कम है, तो उसके लिए रिचनेस प्लस इवनेस या कॉमन इवनेस दोनों ही लो होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे एक एक फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, सो सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, इट इज़ अ मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ रिचनेस एंड इवनेस। ओके, तो फॉर्मूला मैं ऊपर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला है डी इक्वल टू 1 माइनस देन बिग ब्रैकेट समेशन ऑफ
n/n, ठीक है। सो n इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो कैपिटल है ना टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, ओके। देन इसमें जो भी वैल्यू आता है, अगर सपोज अगर ज़्यादा वैल्यू आया तो मतलब कि गुड डाइवर्सिटी है, ओके। और अगर कम अगर वैल्यू आया तो उसमें होगा पुअर डाइवर्सिटी, ठीक है। और बेसिकली इसका जो वैल्यू है ना वो 0 पॉइंट करके ही आता है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स है जिससे हम मेजर करते हैं कि कितना डाइवर्स है या फिर एक अच्छा डाइवर्स है कि नहीं। फिर नेक्स्ट आता है, तो हम ये चीज़ डिस्कस कर लिया, फिर से बता दे रहा, कॉन्सेप्ट हो गया, देन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, देन नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ना बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या पैटर्न्स आपको मिलेगा, ओके, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें बेसिकली या फिर बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, BD ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसमें टोटल आपको 3 पैटर्न्स है। सबसे पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ओके। फिर दूसरा है एल्टीट्यूड ग्रेडियंट, ओके। और तीसरा है एरिया ग्रेडियंट, ठीक है। तो पहला लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ओके। सपोज ये हमारा अर्थ है, ओके, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो सबसे जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स या फिर जो फॉर अ गुड डाइवर्सिटी, यहाँ इक्वेटोरियल रीजन पे आपको ज़्यादा डाइवर्स आपको अच्छा डाइवर्सिटी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको, और उनके बीच का जो वैराइटीज़ है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते रहेंगे वो हमारे डिक्रीज होते रहेगा, ठीक है। सो BD डिक्रीजेस, माइनस में डाल देता है, ओके। वैसे ही इधर भी वही हो जाएगा, इधर से नीचे जाते जाएंगे तो BD ये डिक्रीज होते जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका इस रीजन में आपको मिलेगा, ओके। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे या नीचे जाते जाएंगे वो कम होते जाएगा। फॉर एग्जांपल कोलंबिया कहाँ पे आपका अमेरिका में है, ओके। तो वहाँ पे आपको अराउंड 1400 स्पेशीज है, ठीक है। कोलंबिया में अराउंड 1400 स्पेशीज है, ठीक है। और वही अगर कंपेयर कर ले ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड अराउंड पड़ता है 71 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो इसमें अराउंड है 56 स्पेशीज ही सिर्फ है, जो कि काफ़ी कम है, ओके। चलिए इसमें हम वही बायोडाइवर्सिटी डिस्कस कर रहे थे, ओके। बायोडाइवर्सिटी में अभी पैटर्न्स का हम बात कर रहे थे, क्या क्या आपका, या फिर बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट करके है। तो 3 टोटल ग्रेडियंट होता है, लैटिट्यूडनल, देन एल्टीट्यूड और एरिया के बेसिस पे, ओके। तो वही बता रहे थे कि इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होने लगता है, ओके। देन सिमिलरली फॉर द एल्टीट्यूड के केस में भी, ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ओके, विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, ओके। ये तो नॉर्मल सा फैक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द हिमालयन वैली, okay, biodiversity in the Himalayan valley is much more than the biodiversity at the top, okay. Then similarly for the area के केस में भी, okay, so biodiversity in a given area increases as we move inside the core region of the place, and it again decreases as we move outside the region, okay। किसी भी एरिया का ना जो कोर रीजन होता है वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी अच्छा मिलेगा, ओके। काफ़ी सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स में एक वैराइटीज़ मिलेगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ना वो आपका घटते रहेगा, ठीक है। इधर प्लस हो गया, उधर हो गया आपका माइनस, तो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पोर्टेंस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ
बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस हो जाएगा इन्वायरमेंट रिलेटेड। ओके, काफ़ी ज़्यादा ये मतलब इससे इन्वायरमेंट में सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। ओके, सर्विसेज अगर बोले तो फिर जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, इसके थ्रू से, देन आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 हो गया, ओके, मेंटेनिंग वाटर साइकिल हो गया, या फिर सॉइल से रिलेटेड जो सॉइल इरोजन वगैरह जो उसको रोकने के लिए ये सब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। सेकेंडली देखेंगे तो इकोलॉजिकल बेनिफिट, या फिर इन्वायरमेंट में भी ये सेम ही आ जाएगा सर, इकोलॉजिकल बेनिफिट। इकोलॉजिकल के केस में जैसे कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होते हैं, ओके, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ओके, जैसे फॉस्फोरस साइकिल हो गया, ये सब में काफ़ी आप हेल्प करता है। जैसे सॉइल फॉर्मेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। ओके, देन नेक्स्ट हो गया मेडिसिनल वैल्यू। Okay, so many plants and animals produce like products like neem, tulsi, people, milk, ghee are products of biodiversity. Therefore, they are useful in the medicinal purpose. Okay. जैसे एक डेटा है कि अराउंड 71% जो ड्रग्स है ना, वो आपका प्लांट से आता है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हमें जितने भी जो नेचुरल सोर्सेज से ही ऑब्वियसली ये सब हमें मिलता है। देन नेक्स्ट है कंजप्शन से रिलेटेड। ओके, सो जैसे कि हो गया टिम्बर हो गया, वुड हो गया, फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, तो ये सब मतलब प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन फिफ्थ में हो गया प्रोडक्शन। ओके, इसमें भी अगेन सिमिलर चीज़ ही है, कोई ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देन सिक्स हो गया सोशल वैल्यूज़। ओके, so the consumption and production values in the biodiversity is closely linked to the social concern in traditional communities. Earlier, people considered biodiversity as a part of their livelihood as well as their cultural and religious sentiments. तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों का जो सेंटिमेंट्स है, ओके, जो सोसाइटी है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिलीजियस एंड जो भी कल्चरल वैल्यूज़ के टर्म्स में। देन सेवन में एस्थेटिक वैल्यू। Okay, so knowledge and appreciation of the presence of biodiversity for its own sake is another reason to preserve it. Okay, many instance of deities like Ganesh, Pashupati and their vehicles is related to the promotion and protection of biodiversity. फिर नेक्स्ट हो जाएगा फिर टूरिज्म, और लास्टली टूरिज्म तक ही उसको ये करता है। तो काफ़ी ज़्यादा जनरल पॉइंट्स ही आएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी में इतने ही है ना, ये जो जितने भी ये पहला पार्ट का था, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था कि इसमें तीन पार्ट है। एक कॉन्सेप्ट है, ओके, दूसरा आपका हॉटस्पॉट है, और तीसरा थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी। ओके, किस तरह से क्या क्या कॉजेज है या फिर कैसे उसका कंजर्व वगैरह कर सकता है, ये सब इसमें आएगा। THREAT। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके, इसको कैसे डिफाइन कर सकता है? ऐसे इट कैन बी डिफाइंड एज द रीजन वेयर विच आर नोन फॉर देयर हाई स्पेशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। ओके, जो बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये टर्म जो दिया था 1988 में, ये दिया था नॉर्मन मेयर ने। ठीक है, और अभी तक टोटल अभी तक टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी रीजन्स है, BDR। ओके, पूरे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जिसमें कि जो 4 है वो इंडिया में है, 4 आर इन इंडिया। ठीक है, और जो 4 रीजन्स है वो ये है, सबसे पहला हो गया हिमालयन रीजन, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया इंडो
बर्मा रीजन, बर्मा रीजन। तीसरा हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स, ओके। और फोर्थ में इधर में लिख देता हूँ, 1 2 3 और एक फोर्थ, फोर्थ हो जाएगा सुंडा लैंड, सुंडा लैंड इंक्लूडिंग निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट है बेसिकली, यही मतलब फैक्ट सब आएगा। फिर ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड स्पीशीज ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि वो थ्रेट वाला टॉपिक है। तो थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, ओके, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, इसमें ये कुछ स्पीशीज का जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ओके, जैसे IUCN, ये देख लीजिएगा ये कब ये बना था, ठीक है, ये 1948 का है, 1948। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक IUCN इंपॉर्टेंट है और एक IUCN का जो रेड डेटा बुक है या फिर रेड लिस्ट है, ये है, ये बना है 1964 में, ठीक है। So according to the International Union of Conservation of Nature, India accounts for 7 to 8 percent of all recorded species, including about 45,000 of species of plants, okay, and 91,000 species of animals, right? ऐसे इंडिया में कुछ कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम है जो आपके, जैसे कि एनिमल्स में हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, दूसरा ग्रेट एशियाटिक लायन, फिर स्नो लेपर्ड, ओके, फिर नीलगिरी तार, वैसे ही प्लांट्स में इबोनी ट्री, ये सब दो चार नाम लिख देंगे तो सही रहेगा, ओके। वैसे ही इंडियन मैलो, इंडियन मैलो MALLOW, देन मालाबार लिली, ओके। सो IUCN रेड लिस्ट, नेक्स्ट। तो इसमें अगेन वही इसमें सारा डेटा रेड लिस्ट वाले ये में ही रहता है, इस या फिर रेड डेटा बुक करके बोलता है, ओके। रेड डेटा बुक, इट इवेलुएट्स द दिस बुक इवेलुएट्स द बायोलॉजिकल स्पेशीज इन विच द स्पेशीज आर either extinct or facing the risk of extinction, ओके। उनका पूरा डिटेल्स इसी बुक के अंदर ही रहता है, ओके। सो इसमें अराउंड 77,300 स्पेशीज हैं, ओके, इस रेड लिस्ट ये वाला बुक में, ओके। और ना इसमें जो है ना आपका कैटेगरीज डिफाइन किया गया, ठीक है, और स्पीशीज़ को उस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जैसे कि टोटल 7 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो सबसे पहला कैटेगरी एक्सटिंक्ट या फिर शॉर्ट में EX, ठीक है। इसका मतलब है कि नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग, ओके, मतलब पूरी तरह एक्सटेंट हो गया, कोई भी नहीं है आप उस जो स्पेशीज का जो फैमिली में, ओके, पूरी तरह से जो एक्सटेंट है। सेकंड है EW, मतलब कि एक्सटेंट इन वाइल्ड, एक्सटेंट इन वाइल्ड। इसका मतलब यह है कि उस फैमिली में कोई एक अभी तक है, ठीक है, कोई एक अभी तक रिमेनिंग है या फिर कोई एक नया जन्म लिया है। Only its living individuals have survived or were born in the captivity, ठीक है। कोई एक थर्ड में आ जाएगा क्रिटिकली, CR करके लिखता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसका मतलब है एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। फोर्थ में आ जाएगा इंडेंजर्ड, ENDNGE, इसका मतलब है वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। देन फिफ्थ में हो जाएगा VU, मतलब वल्नरेबल,
इसका मतलब हो जाएगा हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड या फिर 6 हो जाएगा नियर थ्रेटेंड। इसमें लास्ट वाला 6 और 7 में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें मतलब ऐसा एक्सटेंशन वाला नहीं रहता है या थ्रेटेंड। ये हो जाएगा एंटी और लास्ट में हो जाएगा लीस्ट कंसर्न और ये हो जाएगा एलसी। ठीक है, तो 6 वाला हो जाएगा लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, हो सकता है। लीस्ट कंसर्न में लोवेस्ट रिस्क है, या अभी भी मतलब सफिशिएंट स्पेशीज है, अभी भी कोई खतरा नहीं है इस वाले में। ठीक है, और ऐसा कहीं कहीं पे आपको इससे भी नीचे का मिलेगा, जैसे एक कुछ डेटा करके आपको मिलेगा। ओके, खैर साथ ही तक का देखते हैं। तो इसका इस तरह से भी हम लिख सकते हैं EX then EW then CR then EN then VU then NT और एक LC। ठीक है, तो इधर से हो गया एरो और इधर से हो गया इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एक्सटेंशन। ओके, और इसमें जो 3 पार्ट है, ये आपका जो CR से लेकर के VU तक, ये हो गया इंडियन थ्री टेंट में आ जाएगा, थ्री टेंट कैटेगरी है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सटेंट वाला कैटेगरी। ओके, और जो लास्ट वाला 2, ये तो खैर लेस एंडेंजर्ड या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले में। ठीक, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है लास्ट 2 आ जाएगा। ये हम थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी पे बात कर रहे हैं ना, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ओके, मतलब कि इसमें क्या क्या थ्रेट्स है या फिर क्या क्या कॉजेस है। ओके, देन वही IUCN का हम बात किए, IUCN देन रेड डेटा लिस्ट। ओके, ये कॉजेज अभी हम देखेंगे, और प्लस इसके जो मेथड्स फॉर कंजर्वेशन, ओके, कॉजेस का देखते हैं। तो क्या क्या कॉजेस है इसका बायोडाइवर्सिटी लॉसेस का। तो सबसे पहला हो जाएगा हैबिटेट लॉस। ओके, हैबिटेट लॉस या फिर फ्रैगमेंटेशन। ओके, जैसे कि हम पेड़ वेड़ काटते हैं या फिर पूरा फॉरेस्ट को ही हम ये कर देते हैं, जला देते हैं या फिर उसको हटा देता है, तो उस केस में पूरा हैबिटेट ही लॉस हो जाता है। ओके, द एक्टिव इसमें ज़्यादातर जो है ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन एक्ट की वजह से ही होता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन such as excessive utilization of forest resources. Okay, for example, tropical rainforest at some time was 14% of Earth's area, जो कि अभी reduce होकर के हो गया 6%। ओके, जस्ट एग्जांपल है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले था 14%। ओके, अभी घट के हो गया आपका 6%, यही फॉरेस्ट रिसोर्सेज कम हो गया इसीलिए। देन फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। ओके, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा जैसे कि हम कुछ जैसे कोई फॉरेस्ट के बीच में रोड्स वगैरह सब बनाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उनको। जैसे वेरिंग एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, होटल्स कैन कॉज डिवाइडिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया into small fragments, okay, that is damaging those species which needs a large dwelling area। तो ये हो गया पहला वाला। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड पे। सेकंड हो जाएगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, so due to the over exploitation of resources or the natural resources, various wild species are being extinct। For example,
एग्जांपल वगैरह दे सकते हैं, जैसे स्टेलर्स काऊ करके, स्टेलर्स ये एक्सटिंक्ट हो गया, स्टेलर्स काऊ, सी काऊ। ओके, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हो गया पैसेंजर्स पिजन। देन तीसरा हो जाएगा जो रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, वो हो गया एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जैसे जो हम बाहर से जो लेके आते हैं। ओके, आपका रिसेंट एग्जांपल जो क्या लेके आए हम लोग, चीता, जो नामीबिया से लेके आए थे। चीता है, चीता है, हाँ। नामीबिया, नामीबिया से जो हम अभी 8, है ना, अभी, हाँ अभी लेके आए ना जो। ओके, सो नामीबिया से हम लेके आए हैं, टोटल 8 लेके आए हैं, उसमें से फीमेल 5 है और मेल 3 है। ठीक है, अब लेके तो आए हैं हम दूसरे कंट्री से लेके आए हैं, बट उसका तो इन्वायरमेंट तो दूसरा हुआ, तो वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट तो फ़र्क तो है ही है। ओके, बाकी को तो इफेक्ट, अब अभी बीच में न्यूज़ भी आया था कि कितने सारे एक ही दिन में 5-6 एनिमल्स को किल किया अपना खाना के लिए, पता नहीं उसका डेली हाँ का। हाँ हाँ, कुनो कुनो नेशनल पार्क एमपी में है। तो वही चीज़ है कि अब उसको पता नहीं इंडिया में आके ही इतना भूख लग गया कि ये उसका डेली का खाना है ये तो पता नहीं है इसका। तो इन्वायरमेंट का नहीं इफेक्ट। खाता हो। हाँ, जो जो सबसे अच्छा एग्जांपल जो देख सकते हैं ना हम, फिशेस में अच्छा देख सकते हैं। ठीक है, फिश में, फिश को आप एक जगह से दूसरे जगह कर दीजिए, वो नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। ओके, क्योंकि उसको प्रॉपर वो टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है, अगर वो एक टेम्परेचर में अडेप्ट है तो दूसरे में वो उतना नहीं सरवाइव कर पाएगा। ओके, देन एलियन स्पेशीज वही जो फॉरेन स्पेशीज को हम लेके आते हैं। ओके, जिसकी वजह से जो बाकी जो स्पेशीज है उसमें प्रॉब्लम होता है। एनी इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन स्पेशीज आइदर willingly or intentionally may cause damage to the native species। ओके, जैसे कि एग्जांपल है एक नाइल पर्च करके, NIL, नाइल पर्च, PRCH, एक फिश है। ठीक है, इसको लाया गया था विक्टोरिया लेक में, विक्टोरिया लेक, जिसके वजह से वहाँ पे जितने जो CICH किचिल्ड, किचिल्ड फिश, ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये वाला जो फिश है ना, इस फिश की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया है। नहीं, तो ये प्रॉब्लम आता है जब हमें दूसरे जगह से हम लाते हैं, तो जो नेटिव स्पेशीज है उनको प्रॉब्लम होता है उस चीज़ का। और फिशेस में तो ये भी रहता है ना कि वो जो बड़े फिश है वो छोटे फिश को खाता है, फिर जो छोटा फिश है अगेन छोटा फिश को खाता है, उस तरह का उनमें काफ़ी वो चलता है। देन 1 2 3 हो गया फिर आता है आपका फोर्थ में, फोर्थ हो गया को एक्सटेंशन। ठीक है, को एक्सटेंशन का मतलब है जब कोई एक स्पेशीज एक्सटिंक्ट होता है ना, तो उससे रिलेटेड जो बाकी जो स्पीशीज है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड जो बाकी जो स्पेशीज है वो भी आपके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके, ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जब हम फूड चेन देखते हैं। ठीक है, फूड चेन में सब एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है, अगर एक लेवल का अगर उसको अगर किसी को अगर जैसे फ्रॉग को अगर एक्सटेंड करा दीजिएगा, तो उससे जो डिपेंडेंट बाकी सारे हैं उन पे भी तो प्रॉब्लम होगा, वो भी एक्सटेंट के ये में आ जाएंगे, रेस में आ जाएंगे। So when one species become extinct, the plants and animal species associated with it also become extinct। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 टोटल 4 हो गया ना, पांचवा देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, फिफ्थ में पॉल्यूशन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन वाला फैक्टर है या प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। ओके, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गया। ओके, जैसे कि इंडस्ट्रीज पोल्यूशन क्रिएट करती है, या फिर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह, जो केमिकल्स वगैरह। ओके, अलग अलग, फिर देन हाइड्रोकार्बन्स,
जो कि मोस्टली आपका ये से निकलता है, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, काफ़ी सारे इसमें तो एग्जांपल्स आ जाएंगे। ओके, दुनिया भर का इसमें तो बस लैंड वाटर एयर सॉइल, सॉरी इसमें नॉइस हो जाएगा, नॉइस वाटर एयर सॉइल। ओके, तो एक एग्जांपल जो है ऑयल स्पिलेज इन मैरीन सिस्टम। ओके, ऑयल स्पिलेज इन मैरीन सिस्टम, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फिशेस वगैरह उसमें उनका डेथ हो जाता है इस वजह से। फिर नेक्स्ट आता है अच्छा हो गया ये आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसका कॉजेज में यही है 5 पॉइंट्स है। ओके, लास्ट में आता है कंजर्वेशन से। देखिए इतना सारा हम थ्रेड्स तो देख लिया कि क्या क्या टाइप्स का होता है, लास्ट हो गया कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो इसमें दो मेन टाइप है। ओके, जो कि हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, और एक हो गया एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू, इन सीटू जो जब ऑन साइट हम करते हैं, ओके, जो उनका जो खुद का जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम नेशनल पार्क वगैरह क्रिएट करते हैं। ओके, उन्हीं का ही एरिया में नेचुरली जो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट क्या ऑलरेडी वो तो क्रिएटेड है, बस उसको हम एक बाउंड्री या फिर एक फेंसिंग वगैरह हम लगा देते हैं। ओके, और उसमें फिर हम एक मतलब रेस्ट्रिक्शन लेवल लगा देते हैं, ठीक है, इसके बीच में कि अंदर नहीं जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क हो गया। ओके, सबसे जो मोस्ट जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है नेशनल पार्क। फिर उसके बाद होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन उस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है। देन उसी तरह से सेक्रेड ग्रूव्स, जो हम लोग गांव लेवल पे करते हैं। ओके, कुछ रिलीजियस पर्पस या फिर लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह इसको ज़्यादा करती है, जैसे हमारा जो सरना स्थल है उस तरह का हम जो प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया, तो इस पे उतना बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो अलग से हम लोग कर ही लिया डिस्कस। देन XC2, इसमें हम आर्टिफिशियली क्रिएट करता है, फिशियली क्रिएट करता है। ओके, जैसे हो गया जू हो गया, जैसे बोटानिकल गार्डन हो गया, बोटानिकल गार्डन, वैसे ही जीन बैंक्स या सीड बैंक्स, जीन या फिर सीड बैंक्स, उस तरह से और भी जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करता है। और ये मेनली ये सब छोटे लेवल्स पे होता है, ये छोटे जगह पे, और काफ़ी, और इनसाइड का तो काफ़ी बड़ा ही जगह होता है। ओके, काफ़ी मतलब किलोमीटर्स में भी होता है ये सब। तो ये टॉपिक में बस यही सब है, जो 3 पार्ट है वही सबको हम कवर किए हैं। इसमें अगर कुछ ऐड करना है, कुछ लग रहा मिसिंग तो ऐड कर सकता है। कंजर्वेशन में तो वो वंडर शिप जो है ना, वो इंडियन शिप है, ड्यू टू चैलेंजेस ऑफ लो फर्टिलिटी एंड पैरासिटिक वॉर्म्स, मतलब इसका लो फर्टिलिटी है, और ये जो इंडस्ट्री है ना वो आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। और मतलब फॉर्म है वो NARI, नारी मतलब निम्बकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला है, ठीक है। ये नेट पे भी मिल जाएगा। फिर एक है बीज बचाओ आंदोलन, सेव द सीड्स मूवमेंट, ये भी कंजर्वेशन वाला आ जाएगा, ये शायद XC2 का हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये XC2 का सारा ये है, ठीक है। और फिर ये है आपको जो बीज बचाओ वाला है ना, वो मूवमेंट आपको बिगेन हुआ था हिमालयन का फुट हिल्स से। फिर आपको सीड जो है वो जो राइस क्रॉप्स वो गढ़वाल में हुआ था। फिर इसको कंजर्व करने के लिए वही राइस का वैरायटी हो गया, राजमा हो गया, पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और हर्ब्स है। फिर इसमें विभिन्न जो जैसे फिर इसमें आपको वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज और नेशनल पार्क है वो तो 589 प्रोटेक्टेड एरिया के लिए और 89 नेशनल पार्क और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स को।
तो फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ना, लार्जेस्ट सेंचुरी है, और ये वन ऑफ दी मतलब लिव्स इन द बर्ड्स एरिड लैंड्स। फिर रणथंभौर was the most well-known sanctuary for observing tigers in the mild till about 3-4 years. ठीक है। फिर the great little run of Kutch we raised into sanctuaries to protect the very rare wild cats। और फिर इसमें आगे बॉक्स भी दिया हुआ है। फिर गुजरात में आपको गिर सेंचुरीज है, ठीक है, वो सेंचुरी जो वेस्टर्न घाट में है, उसका मतलब उसका मतलब फॉरेस्ट टाइप है, तो उसका एग्जाम्पल है। ओके चलिए आज इतना ही करते हैं, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। गुड नाइट।